नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम अशुद्ध वाक्यों का संशोधन देखेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, दूसरा शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धियां, तीसरा है लिंग संबंधी अशुद्धियां, चौथा वचन संबंधी अशुद्धियां, पांचवा पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, छठवां पुनरावृत्ति की अशुद्धियां अथवा पुनरुक्ति दोष, सातवां है संज्ञा संबंधी अशुद्धि, आठवां है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, नौवां क्रिया संबंधी अशुद्धि, 10वां है कारक संबंधी अशुद्धि। जब हम अशुद्ध वाक्यों का संशोधन पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें तो ये ज्ञात होना चाहिए कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो हमने अभी तक कुछ प्रकार देखे हैं कि इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। इसके अलावा भी और प्रकार होते हैं जिसके अंतर्गत अशुद्धियां होती है, जैसे अव्यय संबंधी गलतियां होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसका उदाहरण देखें। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी का अर्थ होता है मात्रा, यानी जहां पर मात्रा से संबंधित अशुद्ध हो जाता है वह शब्द वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कहलाती है। जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तो वहां पर उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है और आपका पूरा वाक्य अशुद्ध कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम कुछ शब्द देखेंगे, उसके अशुद्ध रूप हैं, जैसे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यह अशुद्ध रूप है। वास्तव में शुद्ध रूप होता है ऐतिहासिक। आप बोलते हो ऐतिहासिक, लेकिन लिखते समय इस प्रकार की त्रुटि आ जाती है। दूसरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या होगा? आशीर्वाद। तो यहाँ पे हम देखते क्या है, त्रुटि क्या है, गलती ये है कि आशी छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे रेफ न लगा के पूरा र और छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए पूर्ण रूप से अशुद्ध होगा। इसी प्रकार से आगे है उज्ज्वल। उज्ज्वल ये दोनों अशुद्ध रूप हैं। हम बोलते हैं उज्ज्वल, वो होगा शुद्ध। कवित्री ये तो बहुत ज्यादा गलतियां इस प्रकार की पाई जाती है। कवित्री में अक्सर कवित्री लिखा जाता है, जबकि शुद्ध रूप होता है कवित्री। इसके देखो अशुद्ध रूप देखियो, कवियत्री या कवित्री, इस तरह से बहुत देखने को मिलता है। तो ध्यान रखोगे शुद्ध रूप क्या होता है, होगा कवित्री। तो छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखें परीक्षा के समय पे भी, तो हमारी बहुत सी मात्राएं जो हैं वो शुद्ध हो सकती हैं और बेमतलब के जो हमारे मार्क्स कटते हैं वो कटने से बच सकते हैं। अगला प्रकार है शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। कभी कभी वाक्यों में सही शब्द की जगह उनके ही सादृश्य यानी समान लगने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है, जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ ही बदल जाता है और यह वाक्य में शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे वाक्य है, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। यह अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप होगा, मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार करना, किसी को इग्नोर करना, जबकि अपेक्षा का अर्थ होता है उम्मीद करना। तो जो एक समान ध्वनि लगभग लगते हैं, तो उस प्रकार की जब त्रुटि आती है, गलती आती है, तो उसी को कहते हैं शब्द अर्थ संबंधी गलतियां, यानी दोनों के अर्थ अलग होते हैं। यहाँ पे जब हमने उपेक्षा कह दिया, उसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ कि तुम ये काम कर लोगे, जबकि होना चाहिए मैं अपेक्षा यानी उम्मीद करता हूँ कि तुम ये काम कर लोगे। आगे हम देखते हैं, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। अब यहाँ पे त्रुटि क्या है? ग्रह कार्य। तो ग्रह क्या होता है? प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रह कार्य कैसे हो गया, जबकि शुद्ध रूप होगा गृह कार्य। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। गृह शब्द का अर्थ होता है घर। तो ये श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जिसमें अंतर जब मालूम नहीं होता है तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं, जिसे आप समरूपी भिन्नार्थक से भी पहचानते हो। समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं, यानी लगेंगे एक समान लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार अगला वाक्य है, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। हाँ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। तो यहाँ बेफिजूल यानी जो
बेकार की बात न हो, वास्तव में इसका अर्थ ये निकलेगा तुम हमेशा बेकार की बात नहीं करते, जबकि वहां पर वो बोलना चाह रहा था तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। तो इस प्रकार से समान लगने वाले शब्द होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। यदि उसे हम नहीं समझ पाते हैं तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग सभी समझते हैं, दो प्रकार के लिंग हिंदी में होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, संज्ञा शब्दों का उचित ज्ञान नहीं होता है, तो वहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाती है। खास करके जो अलग ऐसे प्रांत से होते हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, उसका प्रभाव वहां पर झलकता है। अभी क्या होता है लिंग संबंधी अशुद्धि, तो कभी कभी वाक्यों में लिंग संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं, वे ही लिंग संबंधी अशुद्धि होती है। उदाहरण के तौर पे बेटी पराये घर का धन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कर्ता है यहाँ पर बेटी है, बेटी तो स्त्रीलिंगी शब्द है, ये संज्ञा जो है यहाँ पे वो स्त्रीलिंगी शब्द है, लेकिन उसकी क्रिया क्या हो गई, होता है, ये हो गया पुल्लिंग। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो कर्ता का जो लिंग होगा क्रिया भी उसी पर आधारित होनी चाहिए, यानी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गलती हो रही है। तो शुद्ध रूप क्या होगा, बेटी पराये घर का धन होती है। क्रिया किसके अनुसार होगी, संज्ञा के अनुसार होगी, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आगे है आज तुमने नया पोशाक पहना है। शुद्ध रूप क्या होगा, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। वही लिंग संबंधी, नया पोशाक नहीं, नई पोशाक। पोशाक क्या होता है, स्त्रीलिंगी शब्द है, पोशाकें है ना, इसलिए पहनी है। अगला वाक्य है मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। अब ये जो बात शब्द होता है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सुनना पड़ा नहीं बल्कि सुननी पड़ी। तो इस प्रकार से क्रिया हमेशा प्रभावित होती है संज्ञा से। संज्ञा अगर स्त्रीलिंग में है तो क्रिया को भी उसी लिंग में होना चाहिए, अदरवाइज वो लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगा और पूरा वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वचन संबंधी अशुद्धि। वचन आप लोग सभी जानते ही हैं, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी कोई वस्तु कितनी संख्या में है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक वचन में है लेकिन किसी को पता नहीं है तो उसको बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं और बहुत से शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। जब इसका ज्ञान नहीं होता है तो वचन संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं भारत में अनेकों राज्य हैं, ठीक है, गलती क्या है, अनेकों शब्द का जो प्रयोग किया गया, अनेक जो है अपने आप में बहुवचन शब्द है, उसमें और मात्रा लगा के उसको बहुवचन में बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होता कि में अज्ञानतावश होता है, इस बात का ध्यान रखना है। शुद्ध रूप होगा भारत में अनेक राज्य हैं। आगे प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुवचन में है, ठीक है, तो यहाँ वृक्ष, हर एक वृक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर नहीं देता है होगा, नहीं देते हैं गलत होगा। आगे इस समय 4 बजा है। गलती क्या है, क्रिया जो है यहाँ पर एक वचन में प्रयुक्त की गई है, क्यों, 4 बहुवचन है, एक से अधिक है संख्या, तो जहां पर भी एक से अधिक संख्या होगी क्रिया भी बहुवचन में आएगी, इसलिए शुद्ध रूप होगा इस समय 4 बजे हैं। आगे बढ़ते हैं। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। पद क्रम यानी पदों का क्रम, यदि पदों को क्रम में नहीं रखा गया है वाक्य में तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो गलत अर्थ प्रस्तुत करता है। किस प्रकार से देखते हैं, वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम शुद्ध रूप में व्याकरण को लिखना चाहते हैं, अपनी भाषा को व्यक्त करना चाहते हैं, तो पदों का क्रम उचित होना चाहिए। पदों के उचित क्रम में न होने पर उसके भाव या अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, उसी को पद क्रम संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। अब इसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, वह देश सदा आभारी रहेगा
जो शहीदों का है। वास्तव में वो कहना क्या चाह रहा है? देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, यानी एक ऐसा देश है जो अपने शहीदों के लिए सदा आभार व्यक्त करता रहेगा। तो अर्थ क्यों? शब्द वे ही हैं, लेकिन अर्थ में अंतर कैसे आ गया? जो पद क्रम थे, पद यानी जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वे पद बन जाते हैं, उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते क्योंकि उनका अपना अर्थ होता है। तो बस उन पदों के क्रम को ही बदल दिया, आगे पीछे कर दिया, अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी मैं व्यक्त करना चाहती हूँ वो सामने वाले को उसी अर्थ में पहुंचे तो सही है कि हम पदों को क्रम में रखें। आगे है, गाय का ताकतवर दूध होता है। दूध तो दूध होता है, वो ताकतवर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी क्या है? क्रम संबंधी अशुद्धि आ गई है, अर्थ बदल गया है। वास्तव में होगा क्या? गाय का दूध ताकतवर होता है। बस हमने शब्दों को बदल दिया और सही अर्थ हमने पा लिया। आगे है, ध्यान पूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए। सही रूप क्या होगा? विद्यार्थियों को ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है गलती देखने को मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आगे से इस प्रकार की गलती से आप लोग बचेंगे। आगे बढ़ें। अगला प्रकार है पुनरावृत्ति की अशुद्धियां। पुनरावृत्ति यानी दोहराना। एक ही शब्द को जब हम वाक्य में बार बार दोहराते हैं उसी को पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति कहते हैं। दोष यानी गलती। अब क्या है ये? एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण के तौर पे, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। यहाँ पे गलती क्या है? एक ही अर्थ के दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो क्या है? जल्दी और वापस, जबकि शुद्ध होगा वह बहुत जल्दी लौट आया। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यहाँ पे रिपीट क्या है? दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ ही होता है देखने योग्य स्थान, तो यहाँ पे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो शुद्ध रूप क्या होगा? जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। अगला वाक्य है, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। इस प्रकार की गलती बहुत देखने को मिलती है, खास करके जब पत्र लिखा जाता है, वहां पे अनुरोध किया जाता है जब अंतिम पंक्ति में, तो इस प्रकार से आपसे निवेदन है कि आप अवश्य ये कार्य कर देंगे। इस प्रकार से काफी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी विनती है कि ये बार बार एक ही शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माने जाते हैं। तो शुद्ध रूप क्या होगा? आप मेरे घर आने की कृपा करें। बस एक बार हमने कृपा शब्द का प्रयोग कर दिया, हमारा काम हो गया, वो समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है, तो बार बार एक ही शब्द का प्रयोग न करें। अगली अशुद्धि है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा सब जानते ही हैं, पढ़ा है सभी ने। किस प्रकार की अशुद्धि होती है संज्ञा में? तो प्रायः दो प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती। एक तो अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग करना, दूसरा होता है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग करना। अनावश्यक यानी जहाँ पे आवश्यक नहीं है वहां पे प्रयोग कर दिया, और अनुपयुक्त यानी सही नहीं है, वहां पे वो सही नहीं बैठ रहा है, ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग कर दिया। ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता न हो पर उनका प्रयोग किया जाए, वहां अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, तो अनावश्यक रूप से हम क्या संज्ञा देख रहे हैं? मैं मंगलवार के दिन, मंगलवार में खुद ही दिन लगा हुआ है, वार का अर्थ दिन होता है, अलग से दिन बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम मंगलवार कहते हैं मतलब हम दिन की ही बात कर रहे हैं, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस दिन, बल्कि हमने कह दिया मंगलवार को व्रत रखता हूँ, कार्य हो गया हमारा। इसी तरह से अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। विंध्याचल पर्वत ही है, विंध्य प्लस अचल, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से पर्वत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, जब हम ये कहते हैं तो समझ में आता है कि पर्वत की ही बात की जा रही है, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, तो दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। अब यहाँ पे गलती क्या हम देख रहे हैं? उत्साह नामक, नामक शब्द लगाने की आवश्यकता ही नहीं है जब यहाँ शीर्षक लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो
इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। आगे बढ़े। अब आते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम सभी जानते हैं, मैं, हम, तुम, आप। उससे संबंधित उसके रूपों में जब त्रुटि आती है, गलती आती है, उसी को सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, मोहन और मोहन का पुत्र दिल्ली गए हैं। गलती क्या है, पहला मोहन तो चलो ठीक है, उसके बाद क्या गया, मोहन का पुत्र, मोहन और मोहन का पुत्र। तो यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होगा, मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। आगे है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। हिंदी में ऐसे कोई शब्द ही नहीं होते मेरे को, तो ये अशुद्ध रूप है। उसके स्थान पे शुद्ध रूप होगा मुझे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे को बाजार जाना है, ठीक उसी तरह से मुझे बाजार जाना है। तो ये है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। अब इसको शुद्ध कैसे करें, तो शुद्ध करने के लिए यही है कि जो टेबल दिए होते हैं, आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, सर्वनाम का जब आप पाठ पढ़ते हो तो सर्वनाम के सारे रूप विभक्ति के साथ दिए होते हैं, जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझसे, मुझको, मुझ में। ये सारे रूप एक बार आप पढ़ लो, आपके समझ में आ जाएगा, तो इस प्रकार की गलती नहीं होगी। आगे, क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया सब जानते ही हैं, वाक्य में जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या होती है, तो उसमें लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार होती है। यानी कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी आपकी पुल्लिंग होनी चाहिए। कर्ता अगर बहुवचन में है तो वो भी बहुवचन में ही होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। राम और सीता वन को गई। अब ये सुनने में ही बड़ा अटपटा लग रहा है, राम और सीता वन को गई, ये क्या हुआ, शुद्ध रूप होगा राम और सीता वन को गए। क्यों, यहाँ पे हम एक से अधिक संज्ञा की बात कर रहे हैं, इसलिए गई न होकर गए होगा, बहुवचन रूप में आ जाएगी क्रिया। आगे है, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। अब यहाँ बातों की बात की गई है, उनकी ये भी बहुवचन है, तो उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। आपने सुना होगा मुहावरा, क्या तुम कान के कच्चे हो, कान से वो कच्चा है। तो इस बात का ध्यान रखना कि किस प्रकार से वहां पे गलती हो रही है। आगे है, मेरी बहन दिल्ली से वापस आया है। अब यहाँ मेरी बहन की बात हो रही है, संज्ञा यहाँ पे स्त्रीलिंगी है, लेकिन क्रिया यहाँ पर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो इसीलिए अशुद्ध हो गई क्रिया। अशुद्ध क्या होगा, मेरी बहन दिल्ली से वापस आई है। अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग, यानी जब एक क्रिया से कार्य हो सकता है, वहां पर एक से अधिक क्रिया लगा दी जाती है, वह अशुद्ध रूप कहलाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बातों पर बल देने के लिए इस प्रकार से एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, लेकिन वो गलत होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। अशुद्ध क्या हो गया, वातावरण यानी आसपास के माहौल को ही कहा जाता है, जो हमारी सराउंडिंग है वही वातावरण है। तो ये फिर से उपस्थित लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अब वातावरण तो है तो वो उपस्थित ही रहेगा, उपस्थित बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यहाँ पे उपस्थित जो है अनावश्यक रूप से प्रयोग कर दिया गया है, जिस कारण वो वाक्य अशुद्ध हो गया था। नेक्स्ट, कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कारक के प्रकार कितने होते हैं, कारक के चिन्ह कौन से होते हैं, उन चिन्हों का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। अगर आपको ध्यान में रहेंगी ये बातें, तो कारक संबंधी अशुद्धियां आपसे नहीं हो पाएंगी। तो कारक संबंधी अशुद्धि को दूर करना है अगर मुझे, तो क्या करना होगा, कारक के चिन्हों को अच्छी तरह से पढ़ना और उसके अर्थ को समझना, क्योंकि आप कारक के प्रकार में देखते हो एक समान के चिन्ह एक से अधिक प्रकार में लगते हैं, जैसे को हो गया, से हो गया, तो वहां पर आपको अर्थ के माध्यम से उसके प्रकार को समझना पड़ता है और उचित कारक चिन्ह लगानी पड़ती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में कारक संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं।
जिस कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इन अशुद्धियों को कारक संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। जैसे मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। अब यहाँ पे गलती क्या है, सही कारक नहीं लगाया गया, मैंने, मैं के साथ ने का प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है, आपको पता ही होगा। तो मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। आगे है वह लड़का पीटता है। गलती क्या है, वह लड़के को पीटता है। यहाँ पे को नहीं है। अब देखोगे कारक क्या कार्य करता है। अगर यहाँ पे आपने को चिन्ह लगा दिया तो उसका अर्थ स्पष्ट हो गया। ऊपर आपने देखा नहीं लगाया गया है, अनर्थ कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए कारक, सही जगह पे कारक चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि वो अर्थ को स्पष्ट कर सके। आगे है वह बस पर यात्रा कर रहा है। और इसका अर्थ सभी के समझ में आ गया, बस पर यानी बस की छत पर यात्रा कर रहा है। वास्तव में वो यात्रा कहाँ कर रहा है, वह बस से यात्रा कर रहा है, यानी बस के माध्यम से वो जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर में होगा, कहाँ पर से होगा, क्योंकि अगर गलत शब्द लगा दिए, गलत चिन्ह लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो कारक संबंधी अशुद्धि और वो अर्थ भी व्यक्त नहीं कर पाएगा। वास्तव में वाक्य संबंधी अशुद्धि का अर्थ यही होता है कि वह सही अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ होता है। हम जो कहना चाहते हैं वह श्रोता उसी रूप में समझ सके, जान सके। इसके लिए अति आवश्यक है कि हम अपने वाक्यों को शुद्ध रखें। और ये केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन में रोज काम आने वाली बात है। अगर आप कहीं बात कर रहे हो, आप शुद्ध रूप में नहीं बोल रहे हो, आपके बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यक्ति वहीं से चला जाएगा, अरे इसे तो बोलने भी नहीं आता है तो इसकी बातें कौन सुने। तो अपने बातों को प्रभावी ढंग से रखने के लिए आवश्यक है कि व्याकरण की दृष्टि से हमारे वाक्य शुद्ध हों। उम्मीद करती हूँ कि अशुद्ध वाक्यों का संशोधन जो हमने इस वीडियो में देखा, आपने अच्छी तरह से समझा होगा और उसके शुद्ध रूप से आप अवगत हुए होंगे। व्याकरण से संबंधित और विषयों के बारे में पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसके अलावा भी आपको और भी व्याकरण के विषय शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें। इसी के साथ हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद।